हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि हॉस्ट लिस्टनर का क्या कंसेप्ट होता है, उसका एग्जांपल करके हमने देखा किस तरीके से जो वेब पेज होता है हमारे एक्टिविटी को सेंस करने लगता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो था। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट का क्या कंसेप्ट होता है, कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं एंगुलर में, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा मेटा डेटा क्रिएट होता है, कंपोनेंट का इफेक्ट हमारे मॉड्यूल फाइल पर क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है विद डेमो विद प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही केयरफुली बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि आज से जो वीडियो आपको मिलेगा ये सारे वीडियो प्रैक्टिकली कर करके अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा। यह सब अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने के एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको और भी ज़्यादा डीपली और कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम लाइव क्लास देते हैं विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, वहाँ पर ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना भी सिखाया जाता है विद ऑल फंक्शनलिटी, विद ऐड टू कार्ट करना, पेमेंट करना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एज वेल, सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट पर फोकस करेंगे कि कंपोनेंट होता क्या है और कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन हम क्यों बनाते हैं, इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे और समझेंगे कि कंपोनेंट्स आर द मोस्ट बेसिक यूजर इंटरफेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन. An Angular application contains a tree of Angular components. It's a subset of directive and always associated with a template. देखिए, कंपोनेंट क्या होता है, एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आता है, क्योंकि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी रखा है मेन बिल्डिंग ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। तो कंपोनेंट भी एंगुलर एप्लीकेशन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। कहने का मतलब ये है कि बिना कंपोनेंट का आप कोई भी एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। और ये क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसके अंदर हम एक रिलेटेड कोड को रखते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं, एक तो होता है एप्लीकेशन एमपीए जिसमें मल्टी पेज एप्लीकेशन होता है, जहाँ पर बहुत सारे पेजेज होते हैं और हर काम के लिए एक अलग अलग पेज बना लिया जाता है। और एक होता है एसपीए, जहाँ पर हम जिसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में होता क्या है कि हम कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। यहाँ पर हम पूरा का पूरा पेज नहीं बनाते हैं, एक पेज को डिवाइड करके रिलेटेड कोड को अलग अलग करके, मतलब रिलेटेड कोड का एक ब्लॉक बनाकर अलग अलग हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक होम पेज डेवलप करना है, अच्छे समझिएगा। अगर आपको मान लीजिए होम पेज डेवलप करना है तो होम पेज आप एक ही पेज पर डेवलप कर सकते हैं। पूरा हेड होम पेज में क्या हो सकता है, हेडर, फूटर, बीच में बॉडी हो गया। मान लीजिए कि राइट साइड में आपका कोई पॉपअप आ रहा है, लेफ्ट साइड में सपोज करिए कोई मेनू आ रहा है, सब कुछ आप एक ही पेज पर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए उसके आगे का, कहीं भी कुछ भी चेंज होगा तो पूरा का पूरा डॉम रिफ्रेश होगा, जिसके चलते पूरा का पूरा पेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ फिर से रिलोड होगा, जिसके चलते आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा चीज़, सपोज करिए कि ऐसा ही फूटर हमें अलग अलग 50 पेजेज पर भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो अप्रोच अपना सकते हैं। या तो उस फूटर को कोड को कॉपी करके सारे पेजेज पर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जिसके चलते कि हमारा कोड डुप्लीकेट हो जाएगा। दैट इज नॉट द कोडिंग स्टैंडर्ड। वो भी कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है कि आप डुप्लीकेट कोड बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं, कोई भी चेंज आता है उस फुटर में, तो सारे पेजेज पर आपको, जहां भी 50 पेजेज और 100 पेजेज पर लगाए हैं, सारे पेजेज पर आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसको यूनिक नहीं बनाया, सारे कॉपी पेस्ट किया है। तो सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसलिए हम कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से क्या होता है कि एक एक वर्क के लिए अलग अलग हम कंपोनेंट बना लेते हैं। और कुछ भी चेंज, जैसे मान लीजिए हमने हेडर के लिए या फुटर के लिए हेडर का अलग कंपोनेंट बना लिया, फुटर का अलग कंपोनेंट बना दिया, बीच में बॉडी हो गया उसका अलग कंपोनेंट, राइट साइड में कोई पॉपअप आ रहा है उसका अलग कंपोनेंट, लेफ्ट साइड में कोई मेनू आ रहा है उसका अलग कंपोनेंट, सबको एडजस्ट कर लिया हमने एक ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पर, जो हम बताएंगे कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सिलेक्टर रखते हैं। सबका सिलेक्टर मान लीजिए रख लिया आपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पर, तो जब रन करेंगे तो सबका सिलेक्टर लोड होगा, जिसके चलते क्या होगा कि होम पेज हमारा रेडी हो जाएगा।
लेकिन सब अलग अलग पार्ट है और कुछ चेंज आता है। मान लीजिए फुटर हमारा है, ऐसा ही फुटर हमें बहुत सारे पेजेस पर रखना है, तो हम इस कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि फुटर वाले कंपोनेंट का सिलेक्टर, अब दिखाएंगे कि सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो भी दूंगा, ठीक है। तो सिलेक्टर को जहां पर रखते हैं वहां पर वो कंपोनेंट लोड हो जाता है, सारी जगह वो सिलेक्टर हम रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा कोड डुप्लीकेट नहीं हुआ, एक ही जगह हमारा कोड है, सारी जगह लोड हो रहा है। कुछ चेंज भी आता है तो हम क्या करते हैं कि उस कंपोनेंट में जाकर चेंज करते हैं और सारे जगह अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा चीज कि मान लीजिए हमारा बॉडी पार्ट में कुछ चेंज आया है, बॉडी पार्ट में हमारा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो केवल वही बॉडी ही रिफ्रेश होगा, बाकी सारा पेज वैसा ही रहेगा, जिसके चलते हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी बना रहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि एंगुलर एप्लीकेशन में कंपोनेंट बहुत ही मेन रोल है। बिना कंपोनेंट का कोई एप्लीकेशन आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से हमें ये पेज रिलेटेड जो परफॉर्मेंस होता है, जो डुप्लीकेट बनते हैं, सबका फायदा होता है। तो कंपोनेंट क्या करता है, हमें कोड की रियूजिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब एक ही कोड आप बार बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए कंपोनेंट नथिंग मोर देन ए सिंपल टाइप स्क्रिप्ट क्लास। आप जब देखेंगे, जब हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो कंपोनेंट कुछ नहीं, सिंपल टाइप स्क्रिप्ट क्लास है, लेकिन उसके ऊपर एक डेकोरेटर लगा रहता है, एड्रेट कंपोनेंट, जो कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट होकर आता है, ठीक है। तो वही एड्रेट कंपोनेंट जो डेकोरेटर है, वही उस क्लास को कंपोनेंट बना देता है, ठीक है। इन विच यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ये क्लास होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। विच यूज टू बाइंड विद द यूआई, जिसको हम यूआई पर जो एचटीएमएल, जो हर कंपोनेंट का अपना एक एचटीएमएल जनरेट होता है, वहां पर हम बाइंड करते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जिसका जहां पर जरूरत होता है। तो जो बाइंड होता है कंपोनेंट और उसके यूआई के बीच में जो बाइंडिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। हम डेटा बाइंडिंग के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी एंगुलर एप्लीकेशन इज द कंपोनेंट दैट कंट्रोल व्यू और द सेम टेम्पलेट दैट वी यूज। In general, we write all the application logic for the view that is associated with the component. सारे कोड जो बिजनेस लॉजिक होते हैं सारे कंपोनेंट पर ही लिखे जाते हैं, या तो सर्विस में लिखे जाएंगे। कोई भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो 4 फाइल क्रिएट होता है। देखिए, कंपोनेंट क्रिएट करने का जो कमांड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपोनेंट क्रिएट करने का कमांड जो होता है वो होता है ng generate कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आप दे देंगे, ठीक है। तो ये एंगुलर के CLI के थ्रू आप क्रिएट करते हैं। आप जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड में, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ओपन करिए और नीचे CLI कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहां पर आप लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे तो 4 फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। 4 फाइल में एक फाइल होता है component.ts फाइल, जो जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, और एक होगा component.html फाइल, जो उस कंपोनेंट का HTML का फाइल होगा, और एक component.css का फाइल, जो उस पर हम उस कंपोनेंट का लोकल CSS लिखते हैं, और एक टेस्टिंग का फाइल क्रिएट होता है aspect.ts फाइल, जो आपके डेवलपर के लिए कोई जरूरी नहीं है, उसका अपडेट भी करेंगे तो कोई इफेक्ट आपके एप्लीकेशन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हर कंपोनेंट का एक अपना टेम्पलेट फाइल होता है, उस पर आप उसका डिजाइन करते हैं और उसके लॉजिक को कहाँ पर लिखते हैं, उस कंपोनेंट के TS फाइल पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पर भी लिख के दिखाए हैं। अभी हम चलेंगे प्रैक्टिकल करने। देखिए, नाउ वी चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, ठीक है। आप जैसे क्रिएट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो इस तरीके से 4 फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लिए चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट कौन सा है, और थोड़ा सा हम डेमो करके देखते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जहां पर हम लोग डेमो करते हैं, जिसको हमने क्रिएट करना भी आपके सामने ही दिखाया था, कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। बाय डिफॉल्ट कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है, सब कुछ हमने आप लोग को समझा रखा है। देखिए, बाय डिफॉल्ट आप जाएंगे तो इसमें एक ऐप कंपोनेंट TS फाइल क्रिएट हुआ है, और इसका ये 4 फाइल, TS फाइल, इसका HTML फाइल, इसका CSS का फाइल, इसका aspect.ts फाइल, ये चारों फाइल क्रिएट होकर बाय डिफॉल्ट आए हुए हैं, क्योंकि कोई भी एंगुलर का एप्लीकेशन बिना कंपोनेंट का क्रिएट नहीं किया जा सकता है। एक ट्री ऑफ कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट किए जाते हैं आपका एंगुलर एप्लीकेशन में, ठीक है। बहुत सारे क्रिएट किए जाएंगे और बिना कंपोनेंट का होगा भी नहीं, तो मतलब एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ऐप कंपोनेंट.ts फाइल है। आप इसमें अगर जाते हैं तो आप देखिए, इसको अगर आप हटाते हैं, इसको आपने हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, @ ऐड
डायरेक्ट कंपोनेंट डेकोरेटर, जो मैंने आप लोग बता रखा है, इसलिए मैंने डेकोरेटर पहले बता दिया था कि डेकोरेटर क्या होता है। देखिए डायरेक्ट कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है जो इस कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट होकर आ रहा है। देखिए एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा लाइन कहाँ से आ रहा है, अगर आप डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कंपोनेंट जो है इस कोर लाइब्रेरी से आ रहा है, अगर इसको आप हटाएंगे तो देखिए एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको मिलेगा नहीं। ये किस लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है, कोर एंगुलर के कोर लाइब्रेरी के अंदर। देखिए अब चल गया, ठीक है। तो यही एड्रेट कंपोनेंट ही इस क्लास को डेकोरेट कर रहा है, इसको कंपोनेंट बना रहा है। तो इसीलिए इस एड्रेट कंपोनेंट डेकोरेटर को क्लास लेवल का डेकोरेटर बोला जाता है, क्लास टाइप का, जो हमने ऑलरेडी आप लोग को डेकोरेटर वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, डेकोरेटर के बारे में भी आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। अब इस डेकोरेटर के अंदर कुछ मेटा डेटा रखे हुए हैं, अभी मैं सेपरेट कंपोनेंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो किस तरह से फाइल क्रिएट होगा, उसका लिंकअप कहाँ से हो जाएगा, सब कुछ भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कुछ मेटा डेटा हुए, सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल, ये सब इसके मेटा डेटा है, ठीक है। हर कंपोनेंट का अपना एक सिलेक्टर होता है, ठीक है। वो सिलेक्टर जहां पर आप रखेंगे वहीं पर एक कंपोनेंट लोड होता है। तो जैसे मैंने आप लोग को वीडियो में बता रखा है कि एप्लीकेशन का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें मैंने बताया है कि जो रूट लेवल का कंपोनेंट होता है ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल, इसका जो सिलेक्टर है कहां पर रखा हुआ है, रखा हुआ है index.html पर यहाँ पर। इसीलिए ये फाइल जाकर index.html पर लोड हो जाता है, ठीक है। तो लोड होता है क्या, ये कंपोनेंट है तो इसका HTML वाला फाइल लोड होता है। तो इसके HTML पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, देखिए ये वेलकम टू साउथ ऑफ सोल्यूशन, ये जाकर ब्राउजर पर दिख रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर, ये ब्राउजर पर जाकर दिख रहा है। वहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं तो वहाँ पर जाकर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यही फाइल वहाँ पर जाके लोड होता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने मान लिख दिया कि हाय हाउ आर यू, कुछ भी लिख दीजिए, सेव करिए और ब्राउजर पर जाइए, देखिए हाय हाउ आर यू भी आ गया। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखेंगे वहाँ पर जाकर लोड हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर कंपोनेंट का अपना एक HTML होता है, हर कंपोनेंट का अपना CSS का फाइल होता है जिसे हम उसका लोकल CSS बोलते हैं, और हर कंपोनेंट का सिलेक्टर होता है। इस सिलेक्टर के बारे में, इसके बारे में सबका सेपरेट वीडियो बिल्कुल ही डीपली दूंगा। टेम्पलेट यूआरएल के बारे में, स्टाइल यूआरएल के बारे में, मतलब ये दोनों चीज, टेम्पलेट होता है यहीं पर, उस टेम्पलेट वाला होता है, उसमें आप किसी पेज का लिंकअप करते हैं, एक टेम्पलेट लिखेंगे तो यहीं पर आप इनलाइन लिख सकते हैं। तो इसमें भी कुछ जो एडवांस चीज़ें हों एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ना है आपको सब कुछ डीपली पढ़ना है, ठीक है। इस सीरीज में आप बने रहिए, एक एक पॉइंट बहुत डीपली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। स्टाइल और स्टाइल वाले के बारे में मैं सेपरेट बताऊँगा। ये यहाँ पर आपको 3 मेटा डाटा दिख रहा है, बहुत सारे लोग इन्हीं 3 या 5 मेटा डाटा पर काम चलाते हैं, मैं इसमें बहुत सारे मेटा डाटा आपको लोग बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी जो आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, अगर आप अच्छे सीख लेते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, बताते हैं, तो आपका रेपो एक अलग तरीके से ही आपका इंपॉर्टेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कंपोनेंट हम किस लाइब्रेरी से आता है, कोर लाइब्रेरी से एड्रेट कंपोनेंट होता है। इसके अंदर कुछ मेटा डेटा होते हैं, जो सिलेक्टर जहाँ पर रखते हैं वहीं पर एक कंपोनेंट लोड हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए मैं एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना आपको सिखाता हूँ, तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा, नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा, लिखिएगा ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट कंपोनेंट दे दिया। जैसे इंटर हिट करूंगा देखिएगा क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 4 फाइल क्रिएट हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपडेट हो रहा है एक फाइल, कौन सा फाइल अपडेट हो रहा है, 4 फाइल तक क्रिएट हुआ, किसके अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर 4 फाइल क्रिएट हुआ है। ऐप फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट फोल्डर बना और इसके अंदर 4 फाइल ये क्रिएट हो गया है। student.component.ts फाइल, देखिए ये भी एक क्लास ही है, एक कोर लाइब्रेरी से एडेड कंपोनेंट लगा हुआ है, और यहाँ पर इस कंपोनेंट का भी एक अपना सिलेक्टर बना हुआ है, ठीक है। और इसका टेम्पलेट के बारे में, इसके कंपोनेंट का HTML का फाइल डाला हुआ है, देखिए इस फाइल का, ठीक है। इस पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ H1 में स्टूडेंट कंपोनेंट, सेव कर दिया हमने, ठीक है। अभी देखेंगे कि लोड होता है कि नहीं होता है। इसका अपना CSS का फाइल आया है यहाँ पर, और इसका एक टेस्टिंग का फाइल आया हुआ है। 4 फाइल क्रिएट हुआ है और एक फाइल अपडेट हुआ है। तो आपको याद आ गया होगा कि मैंने आप लोग को वीडियो में बता रखा है कि कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उस कंपोनेंट का नेम मॉड्यूल फाइल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर ऐड हो जाता है। इस कंपोनेंट का भी देखिए मॉड्यूल फाइल app.module.ts फाइल अपडेट हुआ है, तो आप जाकर देखेंगे मॉड्यूल के अंदर, देखिए स्टूडेंट कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो गया है, और इसका इंपोर्ट का लाइन, इसका पाथ कहाँ पर यहाँ पर आकर
ऐड हो गया। तो ये लिंकअप कौन कर रहा है, कौन इसको कॉन्फ़िगर कर दे रहा है डायरेक्टली, ये CLI, एंगुलर का CLI। अगर यही चीज़ आपको मैनुअल करना होता, कंपोनेंट मैनुअल क्रिएट करना होता, तो आप एक फोल्डर बनाते, 4 फाइल क्रिएट करते, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, कोर लाइब्रेरी वगैरह हर चीज़ खुद से लिखते, उसका नेम यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में डालते, इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट करते। दैट इज द कंप्लीट टास्क। एक डेवलपर के बहुत ही कंप्लीट टास्क हो जाता है। CLI हमें इसमें बहुत हेल्प करता है। तो अब ये जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया स्टूडेंट कंपोनेंट, तो क्या ये लोड होगा हमारे ब्राउजर पर? नहीं, ये हमारे ब्राउजर पर लोड नहीं होगा। अगर आप जाकर ब्राउजर पर देखते हैं, देखिए स्टूडेंट कंपोनेंट कहीं भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सेलेक्टर हमने कहीं पर अभी रखा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर कंपोनेंट का एक सिलेक्टर होता है, उस कंपोनेंट का सिलेक्टर को जहां पर रखते हैं वहीं पर वो कंपोनेंट लोड होता है। तो स्टूडेंट कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है ऐप कंपोनेंट, ऐप स्टूडेंट, इसका हमने कहीं नहीं रखा है। जैसे ही देखिए ये स्टैटिक वर्क हो रहा है, किसी कंपोनेंट का सिलेक्टर मैं किसी HTML पे कहीं पे रख उसको लोड कर रहा हूँ, डेट इज द स्टैटिक टास्क। जब आप राउटिंग पढ़ेंगे, डायनेमिकली कंपोनेंट लोड करना सीखेंगे, तो राउटिंग के अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज में। तो इसके सिलेक्टर को जैसे मैं कॉपी करके और रखता हूँ ऐप कंपोनेंट के HTML पर, देखिए ऐप कंपोनेंट आपका रूट कंपोनेंट है, यहाँ पर आप सब कुछ रख सकते हैं इसको एज ए रूट मानते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे कंपोनेंट का सिलेक्टर index.html पर रखेंगे, नहीं, index.html पर आपको क्या रखना है, केवल ऐप कंपोनेंट.html का, क्योंकि वो रूट है। आप किसी और कंपोनेंट का सिलेक्टर रख सकते हैं, तो उसका नेम फिर जाकर आपको मॉड्यूल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन रिकमेंडेशन ये होता है कि जो कॉन्फ़िगर करके दिया गया उसी को रूट मानते हुए आप काम करें। आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने सिलेक्टर रखा, अब जाएंगे ब्राउजर पर, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंपोनेंट लोड हो गया। तो अगर हमने केवल स्टूडेंट कंपोनेंट के HTML पर केवल हमने लिखा है स्टूडेंट कंपोनेंट, अगर यहाँ पर मैं कोई डिजाइन किया हुआ था तो वो भी इस कंपोनेंट के HTML पर यहाँ पर जाकर लोड हो गया होता, यहाँ पर वो डिजाइन लोड हो गया, टेबल, इमेज, कुछ भी होता है। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आपको मान लीजिए सपोज करिए कि होम पेज बनाना है, तो आप होम पेज बनाने के लिए ऐप कंपोनेंट.html पे सब कुछ सारा कोड लिख सकते हैं, तो भी एक होम पेज बन जाएगा। और तो दूसरा क्या कि आप स्टूडेंट कंपोनेंट की तरह ही अलग अलग हेडर, फुटर, बॉडी, पॉपअप, मेनू, अलग अलग से बहुत सारा कंपोनेंट बना लीजिए, ठीक है। उस पर सबका अपना अपना डिजाइन कर दीजिए और उन सारे कंपोनेंट का सिलेक्टर ऐप कंपोनेंट.html पर लाकर रखिए, बिल्कुल एडजस्ट करके, टॉप में हेडर का, बॉटम में फुटर का, बीच में बॉडी का, इस तरीके से एडजस्ट, लेफ्ट राइट एडजस्ट करके रख दीजिएगा, तो सबका डिजाइन कहाँ पर लोड हो जाएगा, ऐप कंपोनेंट.html पर। उस तरीके से आपका होम पेज रेडी हो जाएगा, तो जो कि कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन होगा। तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करना, कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद कौन कौन सा फाइल क्रिएट होता है, ये सब कुछ हमने समझाया। अब इसके अंदर जो मेटा डेटा है, ठीक है, सिलेक्टर, टेम्पलेट, स्टाइल, टेम्पलेट URL, स्टाइल URL, बहुत सारे मेटा डेटा होते हैं जिसके बारे में मैं आप लोग को एक एक करके सेपरेट वीडियो दूंगा, डिटेल्स में दूंगा। मैं ये सब सारा मेटा डेटा में यहीं पर इसी वीडियो में समझा सकता था, लेकिन एक ही वीडियो में समझाएंगे तो डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो आपको देखने में भी लगेगा कि कितना बड़ा वीडियो है। इसलिए मैं छोटा छोटा करके चंक वाइज, ठीक है, अलग अलग वीडियो दूंगा जो डिटेल्स में दूंगा, तो आप एक एक पॉइंट को समझिएगा। ऐसा नहीं कि आपने समझ लिया कि सिलेक्टर ये होता है, हम कहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर लोड रहता है, बस इतना ही होता नहीं। इस सिलेक्टर को लिखने के और भी कितने तरीके हैं जो जनरली डेवलपर यूज कर लेते हैं, जो आपको जानना चाहिए, ये सब कुछ जानना जरूरी है। टेम्पलेट के बारे में आपको पता है कि बस यहाँ पर मैं इनलाइन लिख दूंगा जो मैंने बता रखा है, लेकिन इसमें भी आपको समझना होगा ये क्या मल्टीपल टेम्पलेट रख सकते हैं, क्या मल्टीपल टेम्पलेट रख सकते हैं, क्या सिंगल कोट से क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर टिक्स रखेंगे तो क्या होगा, मतलब हर चीज डीपली बताऊंगा। स्टाइल में बताऊंगा कि यहाँ पर आपको एरे का ब्रैकेट क्यों डाला हुआ है, इधर तरह का ब्रैकेट नहीं डाला हुआ, तो हर चीज डीपली जानना होगा। ऐसा नहीं कि बस आप कहीं भी किसी के वीडियो में या बुक में अपने पढ़ लिया कि ऐसा होता है, नहीं। एक एक पॉइंट को अगर जब तक डीपली नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉर्पोरेट टेबल का नॉलेज नहीं आएगा, एक अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो फॉलो करिए इस सीरीज को और लास्ट तक देखिए कि हम क्या क्या बता रहे हैं, बहुत डीपली जा रहे हैं इस सीरीज में। और भी किसी को डीपली जाना है तब उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।